गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का हमारा नया चैप्टर है इवोल्यूशन। देन व्हाट इज इवोल्यूशन देखेंगे। इवोल्यूशन इज अ स्लो चेंज, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। इवोल्यूशन जो है एक बहुत ही धीमा चेंज होने वाला प्रोसेस है, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। इवोल्यूशन चैप्टर में बेसिकली हमको जहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ से। ओके। तो देखेंगे, जो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन ऑफ लाइफ हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इवोल्यूशन में बेसिकली हमको ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ना है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, कि अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई। ओके। तो यहाँ देखेंगे, तो एवोल्यूशन प्रोसेस के बारे में देखिएगा। एवोल्यूशन की अगर एक छोटी सी डेफिनेशन देखना चाहें, तो एवोल्यूशन होता है द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, etc. over many thousands of years, from simple to more advanced ones. प्लांट्स का, एनिमल का और सभी का जो डेवलपमेंट, स्लो डेवलपमेंट कई हजारों सालों में सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो होता है, ये कहलाता है इवोल्यूशन। इस इवोल्यूशन में जो पहला टॉपिक है हमारा, दैट इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो चलिए हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, कि अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहले है बिग बैंग थियरी। देखिएगा, बिग बैंग थियरी को दिया था अबेल लेमेटर ने। According to it, the universe originated about 20 billion years ago due to the thermonuclear explosion। तो सबसे पहले बिग बैंग थियरी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये माना जाता है कि अब से लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो पहले की बात है, जिस समय जो हमारा टोटल यूनिवर्स है वो एक कंडेंस मास के फॉर्म में था। यूनिवर्स हमारा जो था वो एक कंडेंस मास के फॉर्म में था। जब इसमें क्या हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, एक विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से ये टूट गया। और टूटने की वजह से कई सारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। दिस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कॉल्ड द बिग बैंग।
तो इसी को हम बिग बैंग बोलते हैं। फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सोलर नेबुला फॉर्म। तो इसकी वजह से जो है एक फ्लैट डिस्क लाइक जो है सोलर नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। About 4.5 billion year ago, the origin of our solar system took place. अब से लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स में कई सारे सोलर सिस्टम पाए जाते हैं, उसमें से एक सोलर सिस्टम जो है वो हमारा था, जिसका फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ। The very hot central part of this solar nebula becomes still hotter and converted into the sun. तो इसमें क्या हुआ, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में अलग हुआ, पूरा जो कंडेंस मास था वो पार्टिकल्स में अलग हो गया। अब उसमें देखेंगे तो जो छोटे छोटे पार्टिकल थे वो ऐसे ही फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। इसमें जो सेंट्रल पार्ट था ये अभी भी हॉट था, जिसको हमने सन बोला, ठीक है, और इसके किनारे किनारे प्लेनेट थे। नाउ ड्यू टू condensation of atoms and dust particle moving around the sun, formation of other planet took place। तो धीरे धीरे जैसे मटेरियल या सब्सटेंसेस जो है वो कंडेंस होते गए, वो अलग अलग प्लेनेट में कन्वर्ट होते चले गए। तो प्लेनेट में देखेंगे कैसे कैसे प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। तो जो प्लेनेट के बारे में दिया गया है, ये प्लेनेट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दिया गया है, नियरर टू द सन से लेकर के दिया गया है। तो सब सूर्य के सबसे पास में जो है मरकरी है, देन उसके बाद वीनस है, तीसरे नंबर पे अर्थ है, उसके बाद मार्स है, देन जुपिटर है, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। ठीक है, तो टोटल 8 प्लेनेट हैं। तो यहाँ पे आपका सन हो जाएगा, तो सन के सबसे पास में मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। तो सबसे पर कौन है, नेपच्यून है। The solid part of our planet Earth was called the lithosphere and the gaseous part is known as the atmosphere। जो हमारे अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ जो है इलेप्टिकल शेप का है, तो इसमें जो सॉलिड वाला पार्ट है, जो सॉलिड पार्ट है इस प्लेनेट का, ये कहलाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कहलाता है, और जो गैसियस पार्ट है उसको हम एटमॉस्फियर बोलते हैं। When the earth surface cooled down and its temperature decreases to 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर फॉर्म इट ऑन इट। जैसे जैसे हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कम होता गया और 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला आया, तब इस अर्थ पर वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अदरवाइज जब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर था अर्थ का, तो उस समय जो वाटर प्रेजेंट था वो वाटर वेपर के फॉर्म में था। एंशिएंट थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ देखेंगे। देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कई सारी थियरी जो हैं दी गई हैं, तो वन बाय वन करके हम सारी थियरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कुछ एंशिएंट थियरी हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। पहला है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस थियरी के अकॉर्डिंग जो है हम सबको गॉड ने बनाया है, और जिस फॉर्म में बनाया है हम उसी फॉर्म में तब से अभी तक एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा मानना है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन।
तो इसमें देखेंगे द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ दिस थियरी वाज फादर स्वार्ज अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाइबल के अकॉर्डिंग देखेंगे लाइफ एंड एवरीथिंग वाज क्रिएटेड बाय द, तो बाइबल के अकॉर्डिंग जो है सब कुछ गॉड ने बनाया है और 6 दिनों में बनाया है, 6 डेज में। पहले देखेंगे पहले दिन गॉड ने अर्थ एंड हेवन बनाया, दूसरे दिन स्काई एंड वाटर, थर्ड डे लैंड एंड प्लांट्स, फोर्थ डे सन मून एंड स्टार्स, फिफ्थ डे फिशेस एंड बर्ड्स का फॉर्मेशन किया एंड सिक्स्थ डे लैंड एनिमल्स एंड द फर्स्ट मैन एडम एंड फ्रॉम हिज 12th रिब फर्स्ट वुमेन ईव। तो ऐसा माना जाता है कि बाइबल के अकॉर्डिंग कि जो अर्थ है इसका फॉर्मेशन जो है गॉड ने किया है 6 डेज में किया है, जिसमें लास्ट डे इन्होंने जो है लैंड एनिमल्स का फॉर्मेशन किया और मैन फर्स्ट मैन का फॉर्मेशन किया जिनका नाम था एडम एंड फर्स्ट वुमेन जिनका नाम था यू, इनका फॉर्मेशन किया गया। अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू धर्म के अनुसार द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय द गॉड ब्रह्मा। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो वर्ल्ड है इसका फॉर्मेशन गॉड ब्रह्मा ने किया है एंड द फर्स्ट मैन वाज मनु एंड द फर्स्ट वुमेन वाज श्रद्धा। ऐसा माना जाता है कि पहला इस अर्थ पर जो फर्स्ट मैन का फॉर्मेशन हुआ वो था मनु एंड फर्स्ट वुमेन जो थी वो श्रद्धा थी। अकॉर्डिंग टू इट लाइफ हैज नॉट चेंज्ड एवर सिंस इट्स ओरिजिन। तो अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये माना जाता है कि लाइफ जो है जब से फॉर्म हुआ है तब से इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। मतलब जिस फॉर्म में जिस ऑर्गेनिज्म को बनाना था वो गॉड ने बनाया है और वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्पेशल क्रिएशन थियरी लैक्स द साइंटिफिक एविडेंसेस सो इट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो बाद में जो थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, नहीं एक्सेप्ट किया गया क्योंकि इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, कोई सबूत नहीं था। दूसरा थियरी क्या है एंशिएंट थियरी में? दूसरा थियरी है थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और एबायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस। मतलब जो लिविंग का फॉर्मेशन हुआ है वो नॉन लिविंग से हुआ है। थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस बोलते हैं या ऑटोजेनेसिस बोलते हैं, यानी सेल्फ हुआ है। This hypothesis was supported by the ancient Greek philosopher like the Thales, Anaximander, Xenophanes, Plato, Empedocles, Aristotle, etc. तो इस थियरी के कई सारे सपोर्टर थे। According to this theory, life was originated from the non-living things spontaneously. मतलब ये माना जाता है कि लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो अचानक से नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से हुआ है। They believed that the mud of Nile River could give rise to the frog, snake and crocodile. तो इस समय का मानना ये था कि मिस्र में एक नदी बहती है जिसका नाम है नील नदी, बहुत ही पवित्र माना जाता है और वहां पे पूजा की जाती है इस नदी की। तो लोगों का ये मानना था कि मड से ही फ्रॉग, स्नेक एंड क्रोकोडाइल ओरिजिनेट हुए हैं। एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये है कि उस समय इन लोगों ने नदी से निकलते हुए इन सभी जानवरों को देखा होगा तो उनको ये लगा होगा कि इनकी उत्पत्ति इसी के अंदर होती है। एबायोजेनेसिस वाज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय वॉन हेलमोंट। थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस के जो ग्रेटेस्ट सपोर्टर थे वो थे वॉन हेलमोंट। He claimed the formation of mice in 21 days if a sweat-soaked dirty shirt is kept in the wheat barn. इनका ये मानना था, वॉन हेलमोंट जो थे ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस को ऐसे प्रूव किया कि इनके घर में एक कंटेनर रखा हुआ था, एक
ट्रंक रखा हुआ था, इसी के अंदर जो है कुछ गेहूं के दाने थे। और एक दिन ये आए तो अपनी पसीने से भीगी हुई शर्ट को इसी के अंदर फेंक दिया, और कुछ दिनों के बाद जब इनको ध्यान आया तब उसको इन्होंने देखा तो इसमें इन्होंने पाया कि वहां पर कुछ चूहे आ गए हैं। तो इनका ये मानना था कि जो गेहूं के दाने थे और पसीने से भीगी हुई शर्ट थी, उसी से ही चूहों की उत्पत्ति हुई है। तो इन्होंने इस तरीके से थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस को सपोर्ट दिया। अगला देखेंगे कॉस्मोजोइक थियरी। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स। प्रपोज्ड बाय रिचर। यहां देखेंगे प्रोटोप्लाज्म reached on earth in the form of spore or other simple particles from some unknown part of the universe with the cosmic dust, and they give rise to the various form of life। तो रिचर का मानना ये था कि कॉस्मोजोइक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रोटोप्लाज्म होता है, दैट इज लिविंग कंटेंट जो होता है सेल का, वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो यूनिवर्स के किसी दूसरे हिस्से से आया है, और यहाँ अर्थ पर जो है वो स्पोर के फॉर्म में आया। और ये स्पोर्स जो है वो कॉस्मिक डस्ट के साथ आए, जो यूनिवर्स में डस्ट पार्टिकल मूव करते रहते हैं, उसी के साथ ये आया, और यहाँ पे आकर इसने कई सारे लाइफ फॉर्म्स को बनाया, इसी से ओरिजिन हुई। तो इसको बोलते हैं कॉस्मोजोइक थियरी। दैट मीन्स यूनिवर्स में किसी दूसरी जगह से लिविंग आया है यहाँ पर। कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थियरी देखेंगे, proposed by the Arrhenius। cosmic panspermia theory, according to this theory, organisms existed throughout the universe and their spores could freely travel through space from one star to other। तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग इनका ये मानना था कि पूरे यूनिवर्स में जो है ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर जो है किसी दूसरे प्लेनेट से लाइफ यहाँ पे आया, फ्रीली ट्रेवल करते हुए आया, मतलब स्पेस के थ्रू जो है ट्रेवल करते हुए एक स्टार से दूसरे स्टार पर, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर इंटरप्लेनेटरी ट्रांसफर के थ्रू आया। अगला देखेंगे थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। दैट मीन्स थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ जो है इसको वॉन्ट हेलमोंट ने दिया था, एंड बिलीव दैट लाइफ इज इमॉर्टल। और इनका ये मानना था कि लाइफ जो है वो अमर है। थियरी ऑफ बायोजेनेसिस देखेंगे। थियरी ऑफ बायोजेनेसिस दैट मीन्स लाइफ से ही लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। तो इसको देने वाले, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस को देने वाले थे हार्वे एंड हक्सले। थियरी ऑफ बायोजेनेसिस के अकॉर्डिंग इसमें पॉइंट जो दिया गया था उसका मतलब था ओमनी वाइवम एक्स वोवो आर वाइवो, या कहीं कहीं पे लिखा मिलता है ओमनी वाइवम एक्स वाइवम। ओके, इसका मतलब है कि जो न्यू लाइफ फॉर्म होता है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से होता है। न्यू लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब जो लाइफ पहले से ही है उसी से नई लाइफ का फॉर्मेशन होता है। न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ ओनली बाय द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही नए लाइफ का फॉर्मेशन हो सकता है, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है। बट ये थियरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि फर्स्ट लाइफ कहां से आई। चलिए ठीक है, मान लेते हैं लाइफ से ही लाइफ की ओरिजिन होती है, बट फर्स्ट लाइफ कम्स फ्रॉम, फर्स्ट लाइफ आई कहां से, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दिस थियरी रिजेक्टेड द थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बट कैन नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इस थियरी के आने के बाद जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी जो थी, यानी थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस की नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन होता है, उसको इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि पहली लाइफ आई कहां से, फर्स्ट लाइफ कहां से आई।
To prove biogenesis and to disprove abiogenesis experiment were performed by the Francisco Reddy. तो थियरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए एंड थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिसप्रूव करने के लिए फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखिएगा कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपना। ही टुक cooked meat in 3 jars. One was uncovered and second was covered with the parchment and the third was the airtight. तो फ्रांसिस्को रेड्डी का जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने 3 जार लिया और इन 3 जार के अंदर उन्होंने कुक्ड मीट ले लिया, यानी बॉइल्ड मीट को ले लिया और इन मीट के टुकड़ों को इन्होंने तीनों जार में रख दिया। एक जार को इन्होंने खुला हुआ छोड़ दिया, एक जार को इन्होंने पार्चमेंट से ढक दिया और एक जार को इन्होंने एयर टाइट कर दिया, मतलब पूरी तरीके से बंद कर दिया। ओके, तो इन्होंने कुछ समय के बाद देखा कि जो जार अनकवर्ड था इसके अंदर जो है मैगेट्स यानी लार्वा जो है मक्खियों के वो डेवलप कर गए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर गए, जबकि जो पार्चमेंट पेपर से ढका हुआ था इसके ऊपर उनको कुछ मक्खियों के अंडे एक्स दिखाई दिए और थर्ड वाले के आसपास कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाई दिया। तो इन्होंने ये कहा कि जो मक्खियां आती थी इस फूड की वजह से वही यहाँ पे एग ले करती थी, इसीलिए जार के अंदर यहाँ पे मैगट्स यानी लार्वा दिखाई दिए और दूसरे वाले पार्चमेंट पेपर को क्रॉस नहीं कर पाए, इसलिए उसके ऊपर ही उन्होंने एग ले कर दिया और तीसरे वाले से कोई भी स्मेल बाहर नहीं गई, एयर टाइट था, इसलिए वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई अदर ऑर्गेनिज्म नहीं आया, इसलिए उसके अंदर लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई। तो देखेंगे he observed that the maggot developed only in uncovered jar while maggot could not develop in the meat in the closed jar. तो इन्होंने ये पाया कि जो जार खुला हुआ था उसी में जो मैगट है वो डेवलप किया, जो पार्चमेंट पेपर से ढका हुआ था या जो एयर टाइट था उसके अंदर मैगट्स डेवलप नहीं किए। This proved that larvae were formed from the egg laid by the flies. तो इनके अकॉर्डिंग ये मानना था कि जो मक्खियां आई उन्होंने ही अंडे दिए और उन्हीं से ही मैगट्स यानी उनके लार्वा का फॉर्मेशन हुआ ओपन जार में, इन द ओपन जार। Since the meat is in the closed jar could not be visited by the fly, so no larvae could develop. तो जो जार जो है पूरी तरीके से ढका हुआ था तो उसके अंदर मक्खियां नहीं पहुंच पाई, इसलिए उनके लार्वा वहां पर डेवलप नहीं किए। Therefore, life originated from the pre-existing life. तो इनका ये मानना था कि लाइफ की जो ओरिजिन हुई वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही हुई। फ्रांसिस्को रेड्डी के बाद जो है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था लेजारो स्पेलेंजिनी का। ये इटालियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1767 में अपना एक्सपेरिमेंट किया। इनका भी एक्सपेरिमेंट जो है वो फ्रांसिस्को रेड्डी से मिलता जुलता था। तो यहाँ पे देखिएगा, ही बॉइल्ड द वेजिटेबल्स एंड मीट टू प्रिपेयर अ स्टरलाइज्ड न्यूट्रिटिव सूप। तो इन्होंने जार लिया, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। अच्छा सॉरी, स्वान नेक फ्लास्क जो है वो लुईस पास्चर का था। स्पेलेंजिनी का जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने क्या किया, पहले मीट को और वेजिटेबल्स को बॉइल्ड किया और बॉइल्ड करने के बाद उन्होंने एक सूप तैयार किया, न्यूट्रिटिव सूप, एंड ही केप्ट सम ऑफ इट इन द एयर सील्ड फ्लास्क एंड सम इन द लूजली कॉर्क्ड फ्लास्क। इन्होंने क्या किया, फ्लास्क लिया और कुछ फ्लास्क को इन्होंने एयर टाइट कर दिया
एयर सील्ड कर दिया, मतलब उसमें हवा भी नहीं पास हो सकती थी, और दूसरे को थोड़ा सा ढीले कार्क से बंद करके रख दिया। He observed that the soup in the sealed flask remained sterilized while the microorganism appeared in the soup in the loosely corked flask. तो इन्होंने ये देखा कि जिस फ्लास्क को इन्होंने ढीला छोड़ दिया था उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर गए, लेकिन जिसको इन्होंने एयर टाइट किया था उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं किया। Thus even microorganisms were formed from the pre-existing one in the air rather than spontaneously. ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो है माइक्रो ऑर्गेनिम्स का भी फॉर्मेशन जो होता है वो पहले से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं से होता है, ना कि अचानक से हो जाता है। तीसरा एक्सपेरिमेंट देखिएगा, इसी सपोर्ट में था, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस के सपोर्ट में था, लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट। फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1862 में अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। पास्चर इज पॉपुलर फॉर द जर्म थियरी ऑफ डिजीजेज एंड जर्म थियरी एंड ही डिस्प्रूव्ड एबायोजेनेसिस। तो इन्होंने इनको जर्म थियरी ऑफ डिजीजेज के लिए जाना जाता है और इन्होंने एबायोजेनेसिस थियरी को डिस्प्रूव किया था। He prepared the sterilized soup of the sugar and yeast by the boiling them in a flask. इन्होंने क्या किया, शुगर का सोल्यूशन ले लिया और ईस्ट ले लिया, खमीर, दोनों को एक साथ बॉयल कर दिया, उबाल दिया। He took two flasks, one of the broken neck and another the curved neck, that is swan neck flask बोलते हैं, या swan neck flask एक्सपेरिमेंट भी जाना जाता है इनका एक्सपेरिमेंट। No life appears in the swan neck flask because the germ leaden dust particle in the air were trapped by the curved neck while the serves as the filter, while in the broken neck flask colonies of microorganisms were developed. तो इन्होंने क्या किया, ऐसे ही swan neck flask एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने पहले बॉयल किया और इसको swan neck flask में एक मुड़ी हुई गर्दन वाली ट्यूब वाली फ्लास्क में इन्होंने रखा। फिर देखा इन्होंने कि जो फ्लास्क मुड़ा हुआ था तो यहाँ पे कर्व होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहीं पे ट्रैप हो गए और अंदर तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो पाए। लेकिन जिस फ्लास्क का नेक टूटा हुआ था, गर्दन टूटी हुई थी, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से पहुंच गए और वहां पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी डेवलप कर लिया इन्होंने। तो इनका ये मानना था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी फॉर्मेशन जो हुआ वो प्री एग्जिस्टिंग से हुआ, दैट मींस लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, नॉट स्पॉन्टेनियसली, ना कि अचानक से कहीं से उनकी उत्पत्ति हुई है। ओके, तो ये सारी सारी थियरीज थी, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस या थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थियरी, कॉस्मोजोइक थियरी एटसेट्रा। ये सारी थियरी जो दी गई थी वो ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के दी गई थी कि इस अर्थ पे लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई। अब अगला देखेंगे, मॉडर्न थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये इसी को बोलते हैं ओपेरिन हेल्डन थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो देखेंगे ओपेरिन हेल्डन थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। या इसी को नेचुरलिस्टिक थियरी और थियरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन बोलते हैं। This theory was proposed by the Russian scientist A.I. Oparin and J.B.S. Helden. ये इंग्लैंड बॉर्न इंडियन साइंटिस्ट थे, J.B.S. Helden. Oparin's theory was published in his book
ओरिजिन ऑफ लाइफ अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है बुक है, ये बुक है एआई ओपेरिन की। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लाइफ ओरिजिनेटेड बाय द कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स। इस थियरी के अकॉर्डिंग जो है लाइफ केमिकल, लाइफ की ओरिजिन जो है वो केमिकल्स के द्वारा हुई है, तो इसको केमिकल इवोल्यूशन भी बोला जाता है। ओपेरिन थियरी इज बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, सो आल्सो कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिंथेटिक थियरी। तो एआई ओपेरिन ने जो है आर्टिफिशियली लाइफ को, आर्टिफिशियल सिंथेसिस के द्वारा जो लाइफ की ओरिजिन को एक्सप्लेन किया था, तो इसी वजह से इनकी थियरी को हम आर्टिफिशियल सिंथेटिक थियरी भी बोलते हैं। फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन द वाटर ऑफ ओशन, सो वाटर इज द एसेंशियल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस थियरी के अकॉर्डिंग ये मानना था कि जो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो वाटर के अंदर हुई थी, तो लाइफ की ओरिजिन के लिए वाटर एसेंशियल है। देयर इज नो लाइफ ऑन द मून ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर, और यही रीजन माना जाता है कि मून पे वाटर नहीं है, तो इसीलिए वहां पे कोई लाइफ नहीं है। एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्री ऑक्सीजन वाज एब्सेंट, सो फर्स्ट लाइफ वाज एनारोबिक। इस थियरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था उस समय ऑक्सीजन एब्सेंट था, तो जो फर्स्ट लाइफ बना होगा वो कैसा रहा होगा, एनारोबिक रहा होगा। इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर फ्री ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट but complete oxygen consumed in the composition, so primitive atmosphere of the earth was reducing। तो पहले के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट था, बट टोटल ऑक्सीजन जो था वो वाटर के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व था, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर था, तो उस समय के एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। तो जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट था एटमॉस्फेयर में वो सारा का सारा कंज्यूम था, कंपाउंड के फॉर्म में था, तो उस समय के एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, गैसियस फॉर्म में नहीं था, इसलिए उस समय के एटमॉस्फेयर को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ऑक्सीजन वाज रिप्रोड्यूस्ड बाय द फोटोसिंथेसिस एंड एटमॉस्फेयर कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडाइजिंग। बाद में जब अर्थ पर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की ओरिजिन हुई, तो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स ने ही फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल कराया, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर हमारा रिड्यूसिंग से कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। अगला देखेंगे केमिकल इवोल्यूशन। द एटॉमिक स्टेज, द अर्थ वाज ओरिजिनेटेड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर एगो। ऐसा माना जाता है कि अर्थ की जो ओरिजिन हुई है वो आज से लगभग 4.5 या 4.6 भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, बिलियन ईयर एगो हुआ था। अर्ली अर्थ हैज फ्री एटम्स of all element which are essential for the formation of protoplasm। तो अर्ली अर्थ में जब अर्थ की ओरिजिन हुई थी उस समय जितने भी एलिमेंट थे वो सब के सब एटॉमिक फॉर्म में थे, तो उस एटॉमिक फॉर्म में होने की वजह से ही प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो सका। प्रोटोप्लाज्म दैट इज लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, या जो लाइफ के लिए एसेंशियल होता है। The lightest atom like the carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen formed in primitive atmosphere। तो ये माना गया कि शुरू के दौर में जब अर्थ की ओरिजिन हुई उस समय लाइटेस्ट एटम्स का फॉर्मेशन हुआ, लाइक द कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। दूसरा देखेंगे मॉलिक्यूलर स्टेज। अब पहले एटॉमिक स्टेज था, एटम्स जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स। तो एटम के बाद क्या, कौन सा स्टेज आएगा, मॉलिक्यूलर स्टेज आएगा, जब कई सारे एटम एक साथ क्या होंगे, जुड़ जाएंगे।
तो एटम के बाद मॉलिक्यूलर स्टेज आएगा, दैट इज ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फ्री एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म द मॉलिक्यूल एंड सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एटम्स यूनाइट हो गए और एटम्स के यूनाइट होने से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ या सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एक्टिव हाइड्रोजन एटम कंबाइंड विद द ऑल ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म द वाटर एंड लिविंग नो फ्री ऑक्सीजन। तो जो शुरुआत का जो हमारा एटमॉस्फेयर था, उस समय उस वातावरण में जो ऑक्सीजन हमारा अवेलेबल था, वो सारा का सारा ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट कर गया, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से एक्टिव हाइड्रोजन की संख्या जो है ज्यादा थी, और ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में। तो इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी फ्री ऑक्सीजन नहीं बचा था। Thus the primitive atmosphere was reducing। तो इस तरीके से जो पहले का हमारा एटमॉस्फेयर था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो उस समय रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था विदाउट फ्री ऑक्सीजन। ऑक्सीजन था लेकिन फ्री फॉर्म में नहीं था, अनलाइक प्रेजेंट ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर विद द फ्री ऑक्सीजन। जबकि अभी का एटमॉस्फेयर कैसा है, फ्री ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है। हाइड्रोजन एटम आल्सो कंबाइंड विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म द अमोनिया। हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया और अमोनिया का फॉर्मेशन किया। द फर्स्ट मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म वर प्रोबेबली वाटर एंड अमोनिया। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि पहला जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बना वो कौन सा बना, तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बना वाटर एंड अमोनिया। ये पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म में आए। दीज लाइटर एलिमेंट्स आल्सो फॉर्म। उसी दौरान कई सारे और लाइटर एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ, लाइक द मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। नेक्स्ट देखेंगे ओरिजिन ऑफ अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। The nitrogen and carbon of the atmosphere combined with the metallic atom forming the nitrides and carbides। तो नाइट्रोजन जो है मेटालिक एलिमेंट के साथ जो है और कार्बन मेटालिक एलिमेंट के साथ कंबाइन करके इन्होंने नाइट्राइड और कार्बाइड का फॉर्मेशन किया। वाटर वेपर एंड मेटालिक कार्बाइड रिएक्ट टू फॉर्म द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज मेथेन। तो उसी दौरान फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी मेथेन का फॉर्मेशन हुआ। लेटर ऑन हाइड्रोजन साइनाइड, उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड वाज फॉर्म। तो मेथेन बना, देन हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मेशन हुआ। वाटर विच फॉर्म ऑन द अर्थ ड्यू टू हाई टेम्परेचर वेपर्ड सो क्लाउड्स वर फॉर्म। तो जो वाटर अर्थ पे फॉर्म हुआ था उस समय अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से सारा वाटर वेपराइज हो गया और उसने एटमॉस्फेयर में जाके क्लाउड का फॉर्मेशन किया। वाटर वेपर चेंजेज इनटू रेन ड्रॉप एंड बाय द कलेक्शन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ प्रिमिटिव ओशन वर फॉर्म। तो धीरे धीरे जो वाटर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद बारिश हुई, तो धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर जो है कम होता गया और वाटर जो है अर्थ सरफेस पर इकट्ठा होता गया, और उसी से आगे चल करके ओशन का फॉर्मेशन हुआ, समुद्र का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट इज द ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।